मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ आज है वीरेंद्र। और वीरेंद्र, बजट का दिन था, काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखा। बजट के स्पीच के बाद तो हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी खासी रैली देखने मिली, लेकिन क्या ये वो टेक्निकल लेवल है जिसने हमको रोक दिया, या फिर लोगों को बजट में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि लोगों को पसंद नहीं आया और उन लेवल से हम गिरते हुए नजर आए हैं? देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ, आज की जर्नी हमने स्टार्ट करी 850 के आसपास से, ठीक है ना। 850 से इंट्राडे के हाई को अगर आप देखें तो 983 तो लगभग एक दिन में 150 अंकों का स्विंग। हाँ, उसके ऊपर वीकेंड पे पोजीशन कैरी करना एक रिस्की एलिमेंट तो है। लेकिन क्या का रिस्क? अब ऐसा कौन सा रिस्क है? ग्लोबल रिस्क चलो हो सकता है, ठीक है मैं कोई, मानता हूं, लेकिन 150 पॉइंट के बाद हाँ, याद रखिए हम गुरुवार को चले गए। ओके, गुरुवार को हम एग्जैक्टली 680 से भागे, देन 780, देन 880, फिर 980, यानी सिर्फ 2 सेशन में 300 अंकों का निफ्टी का मूव सस्टेन करना और उसको कैरी फॉरवर्ड करके वीकेंड पे जाना ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहूँगा देखिए, भले ही बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक ना पाया हो, लेकिन ये क्लोजिंग किसी भी लिहाज से एक खराब क्लोजिंग नहीं है। ओके, चार्टी के लिए हम वेल प्लेस्ड हैं। 893 पे हमारी, अगर आप देखें, ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो। और अब हम टसल करेंगे अगले हफ्ते इस बड़े क्रिटिकल जोन से, तो 880 से 980 के बीच में है। ओके, ऑप्शन डेटा मेरे पास काफी अच्छा खासा है। आज की इंस्टीट्यूशनल फिगर मेरे को देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली। ओके, ये एक्चुअली अभी जब मैं बात कर रहा हूँ दर्शकों से, तो मेरे को लग रहा है कि ये हायर लेवल से सेलिंग एक बार फिर से डीआईएस की होगी। याद रखिए कल की एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी, कैश की 3000 करोड़ रुपए की, उसके अगेंस्ट डीआईएस की करीब 1600 करोड़ की सेलिंग थी। तो वो मोमेंटम को फिजल आउट कर देती है, वो मोमेंटम को खराब करती है। लेकिन तो हायर लेवल्स पे डीआई बेच रहा है, इसका मतलब हायर लेवल से बेच रहे हैं डेफिनेटली। अगर देखें एक जिसे कहते हैं ना कंसेंसस बाइंग, दोनों इंस्टीट्यूशंस की, डीआईएस एफआईएस की नहीं आ पा रही है। ओके, और किसी भी क्रिटिकल मार्क को ब्रीच करने के लिए कंसेंसस बाइंग चाहिए होती है, राइट। ठीक है, लेकिन होप होनी नहीं चाहिए। हम बहुत वक्त गुजार चुके हैं इस रेंज में, और 300 पॉइंट के मूव के बाद इस रेंज को काटना मुश्किल था। बेटर होगा कि हम 880 से 980 के बीच में कुछ समय बिताएं, उसके बाद उसको एक से निकालें। अच्छा, एक और बात था, आज बैंकों से बिल्कुल साथ नहीं मिला। हाँ, ये एक प्रॉब्लम होगी। बैंक ने पहले तो साथ दिया के नंबर्स के बाद, हाँ, ऐसे स्लाइड हुए बैंक। और देखिए एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच लेके बैठा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी मूव करके थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, राइट। एचडीएफसी बैंक कल अगर आप देखिए इतना चला, आज इतना चला। एक अगर आप देखिए वन वे मूव के बाद ऐसे क्रिटिकल लेवल को पार करना बहुत मुश्किल होता है। बेटर होगा कि इस लेवल पे जहां हम क्लोज हुए हैं, अब अगले हफ्ते 1 सेशन 2 सेशन यहाँ वक्त गुजारें, बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज सुबह मेरी कमेंट्री थी, मैंने उसमें कहा था कि जब भी ट्रेड करना है हमें लॉन्ग पोजीशंस के पास 50 to 40 पॉइंट, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना। ओके, यानी 980 पे अगर आपका 920 903 का 30 का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ तो कोई दिक्कत की बात कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, एक और चीज, इस बाजार की सबसे मजबूत कड़ी रोल ओवर स्टैट्स, टेक्निकल बिहेवियर, वो है निफ्टी आईटी और तमाम आईटी स्टॉक्स। आज भी आखिरी में जाते आते आईटी स्टॉक्स ने कमाल किया, और एक फार्मा स्टॉक्स। इन पे नजर रख के चलिएगा। नेक्स्ट मंथ की थीम, और इनफैक्ट माफ कीजिएगा नेक्स्ट वीक की थीम, ओके, एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, ये दिन होने वाली। एफएमसीजी तो इनफैक्ट आज भी चले, लेकिन एक सरप्राइज था थोड़ा आज। आइए जो ऑटो स्टॉक्स चले, आई मीन काफ़ी लोगों को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि भाई कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोग तो एफएमसीजी खरीदेंगे। 1,500-2 हज़ार रुपये पर मंथ अगर पर ईयर आपके जेब में आ जाए तो भी कौन सा आप बाइक या कार लेने चले जाओगे? देखिए, ये माहौल की बात होती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि ये स्टॉक्स टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड थे। हाँ, ये फिट पहुंच चुके थे। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, इतनी शॉर्ट्स खड़ी थी, इसमें ये पूछे मत। और देखिए एक कंफर्ट था, बात उस 6,000 की नहीं है। सिर्फ अगर आप देखें फार्मर्स को मिलेंगे। बात यह है कि कुल देखिए, शायद मारुति का आज बढ़ना उतना वाजिब नहीं था, लेकिन हीरो मोटर कॉर्प का, लेकिन टीवीएस का, लेकिन बजाज ऑटो का मुड़ना और भागना वाजिब था। ओके, वो एग्जैक्टली अगर आप देखें, ये जो पैसा आएगा वो आएगा तो है ही ना, आएगा, वो तो आएगा, ट्रस्ट तो एक क्रिएट करेगा ही। लेकिन मारुति का भागना थोड़ा सा गैर वाजिब था। लेकिन मैं कहूँगा कि वो एक इस पैसे में कार कौन खरीदेगा था। बहुत शॉर्ट्स खड़े थे यहाँ पर, अच्छा मूव आया। लेकिन इस स्पेस में मेरी टॉप बेट अभी भी क्या देखिए, टीवीएस मोटर्स ही है। और अशोक लेलैंड, वैसे भी गौरव पांड्या यहाँ पूछ रहे हैं, अशोक लेलैंड 200 पे लेके रखे हैं 91, क्या करना चाहिए? 91 पे 200 लेके रखा 91 पे 200 लेके रखे। देखिए आपने आज नंबर्स आए हैं इनके, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अशोक लेलैंड के जो भी अच्छे थे। नंबर्स आए थे, अच्छे होंगे, लेकिन टेक्निकली सर बहुत कुछ नहीं है।
बस एक चीज अच्छी है कि आपका प्राइस बहुत ऊपर का नहीं है, हमें 91 पे देखिए ये स्टॉक घूमता हुआ है 170 से। उसके बाद अगर आप देखें कॉमर्शियल व्हीकल के थोड़े से खराब आंकड़े, उसके बाद दसारी साहब का जाना। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है, इस स्टॉक को मार क्या रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें, वो डिमांड सप्लाई वो नहीं है। दसारी साहब का चेहरा कैसे रिप्लेस किया जाएगा उसको लेकर मैनेजमेंट में जो रोड मैप नहीं दिया वो खल रहा है। ओके, वो खल रहा है। देखिए इस बाजार में अनिश्चितता और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो है ना, वो बहुत बुरी तरीके से लिया आता है। आज देखा आपने वेदांता का क्या हाल है? हाँ, वेदांता का कितना, डीएचएफएल का लगातार हाल खराब है। डीएचएफएल आज ऑलमोस्ट स्लिप करने वाला है। अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी कहूंगा सर मैं आज वॉल्यूम्स के साथ इसमें पुल बैक आ रहा है। मेरे को एक होप लग रही है कि आपका प्राइस किसी भी, अगर आप देखें टेक्निकल पुल बैक में आ जाए तो धैर्य रखिए और नेक्स्ट वीक का इंतजार कीजिए। अगर प्राइस आए तो एक बार जरूर बात कीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ खुर्शीद अंसारी 10 साल का व्यू पूछ रहे हैं येस बैंक पे। वैसे तो 10 साल का रोड मैप आपको पीयूष गोयल साहब ही दे सकते हैं। इस दफ्तर से निकलने के बाद मेरे को अपना पता नहीं है नहीं, लेकिन वैसे भी फंडामेंटली अच्छा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है इस बैंक में। और इनफैक्ट ऐसा येस बैंक ऐसा अच्छा बैंक, भले वो एचडीएफसी हो, कोटक हो, एसबीआई हो, येस बैंक हो, इनको आप 10 साल लेके रखेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, इसकी तो गारंटी है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि येस बैंक की जो स्टोरी खराब हुई थी ना, वो ही थी सीईओ के नाम को लेके। उसके बाद एक और टसल जो कि 2015 से चल रहा था, वो था मधु कपूर और राणा कपूर के बीच। हाँ। अब आप देखिए नया सीईओ भी है, ठीक है, वो विवाद भी थम चुका है, दोनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाल चुके हैं। अच्छा, एक इंग्लिश में टर्म होती है किचन सिंकिंग। वो क्या होता है कि क्या किसी क्वार्टर में आपने अपने सबसे बुरे हालात, आपने अपने सबसे बुरे नंबर्स, आपने अपनी सबसे वर्स्ट एसेट क्वालिटी, आपने अपनी सबसे टफ प्रोविजनिंग लाके क्या प्रेस रिलीज में रख दी सबके सामने? राइट, कहा जा सकता है इस बार। ओके, तो हर बुरी चीज इस प्राइस में सर फैक्टर इन है, मैं ये कह सकता हूँ। इस दौर का इसका लो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं होता, 157 रुपए का था। तो 157 से लेकर 200 रुपए के बीच में शायद ये बातें सारी की सारी बाजार घुमा चुका है। ओके, हाँ, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया था जिस दिन नाम आया था गिल साहब का, उस दिन चल के रिट्रेस हुआ, लेकिन अब ये एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज पे है। यहाँ से इस 200 रुपए के ऊपर कभी भी 50 रुपए कमाना, कभी भी 100 रुपए कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखिए। 10 साल की बात नहीं करते सर, जो जिसकी बात हम कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आ रहा सब 10 साल का ही क्यों पूछ रहे हैं। लगता है बजट देखने के बाद सब सोच रहे हैं कि 10 साल का व्यू बनाया जाए। अंकित साहू राधे डिमांड पे पूछे कि 10 साल का व्यू क्या है। देखिए, एक बात तो है अंकित कि हमने कल ही आप लोग को बता दिया था कि कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए जब कंजम्पशन थीम चलेगी। एक उसमें था HUL जो हमने आपको बताया था, इसके अलावा ब्रिटानिया था, और मैंने आपको एवेन्यू सुपरमार्ट भी बताया था। क्योंकि देखिए, कंजम्पशन चलेगा तो जहाँ आप लेने जाओगे इन सब चीज़ों को, वो है क्या, कहीं ना कहीं रिटेल फॉर्मेट, और वहीं जाओगे। बिग बाजार भी अच्छा है, लेकिन देखिए बिग बाजार से ज़्यादा डिस्काउंट्स और ज़्यादा कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं एवेन्यू सुपरमार्ट के पास है। और कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनको भरपूर फायदा मिलेगा। और मेरे ख्याल से कंजम्पशन की जो थीम है ना, वो भारत में भी खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया अभी भी बहुत बड़ा फोकस है, बहुत बड़ी स्पेस है जहाँ ये लोग अब एंट्री कर रहे हैं, एंट्री कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको यहाँ वो केटर करने वाले हैं। मैं जब भी FMCG कंपनीज के मैनेजमेंट से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया हमारा फोकस है, वहाँ हमको बहुत ग्रोथ देखने मिल रही है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इस स्पेस, इस जगह पे, इस ज्योग्राफी में बढ़ेगा, और इनको अगर कोई बेच सकता है सबसे अच्छे से तो वो एवेन्यू सुपरमार्ट है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इसकी काफ़ी इंटैक्ट है। लेकिन देखिए वीरू, आज ही 8% के आसपास चल चुका है, तो उस लिहाज से अब इसमें किस तरह का मूव लेना चाहिए? थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई सोचे तो, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। कंजम्पशन की जब बात आती है तो आपके ज़हन में क्या आता है? कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं? डाबर, HUL, मैरिको, HUL, इमामी, बाटा, ठीक है। आज ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं डे हाई पे बन रहे हैं। ये तो है। इस बजट की थीम, आम जनता के पास पैसा, छोटे तबके के पास पैसा। कहने को अगर आप देखें जो 5 लाख से नीचे एक टैक्स छूट दी गई है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें हद से अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख के अंदर भी है, ये एक राहत का विषय है। 12,250 रुपये का मात्र, लेकिन है तो। और मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि आप अगर इसको बराबर से क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करें और एडजस्ट करें तो 6.5-7 लाख के आसपास भी अगर आपकी इनकम है तो आपके पास टैक्स छूट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 6.5 लाख तक। हाँ, अगर आपके आप इंटरेस्ट ऑन, आई मीन हाउसिंग लोन दे रहे हैं, हाँ, वो सब दे रहे हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपके पास है, तो आपको 6.5 लाख तक आप एग्जेम्प्ट है। कंजम्पशन की बात है। हाँ, ये तो है। भारत इस वक्त कंजम्पशन स्टोरी है। जुबिलेंट फूड्स डे हाईवे बंद हुआ है। हाँ, जुबिलेंट फूड, जबकि तो रही बात एवेन्यू सुपरमार्ट की, सर याद रखिए एक गिरावट के बाद 1700
गिरता गिरता ये 1300 पे आया, 1320 पे। 1300 रुपए के प्राइस पर एक बहुत अच्छा बेस बनाया और बेस से ऊपर निकला है आज। ये आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। इसका अक्टूबर का लो था करीब 1080 रुपए, इस बार का लो है 1280 रुपए। दैट मीन्स हायर हाइज हायर लोस। ये किसी भी एक बहुत अच्छी कंपनी के टेक्निकल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में डिफाइन करने का एक पैटर्न होता है, हायर हाइज हायर लोस। मैं यही कहूँगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्टॉक आपके पास है, निवेशित रहिए। ओके, निवेशित रहिए, अच्छा है। अच्छा, वैसे मिलन पारेख वेदांत पे पूछ रहे हैं और आज इसकी धुलाई हुई है। और देखिए मिलन, एक बात तो सही है, अब आप इसमें टेक्निकल छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज उठते हैं और सीएलए से जैसा आप तो कह रहा है कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू उठते हैं क्योंकि इन्होंने जो एंग्लो डच में हिस्सा खरीदा है तो अपना कैश का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ये कहें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज उठ रहे हैं तो आपको इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हाल फिलहाल तो दूर रहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर ये ट्रेडर है तो क्या लेने का मौका है 17-18% आसपास गिरने के बाद? नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज को ना बाजार कभी माफ नहीं करता। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को माफ किया नहीं किया। जी के साथ जो हुआ था एग्जैक्टली, उनकी मैनेजमेंट ने आके सफाई दी, तब जाके स्टॉक संभला। ठीक है, तो ये वकरंगी देख लीजिए, पीसी ज्वेलर देख लीजिए, बड़े बड़े एग्जांपल्स है, ये बहुत अच्छे उदाहरण है, सटीक उदाहरण है। और मैं आपको बताऊं सर, ये आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो 2005 के बाद आज 2019 है, लगभग 14 साल का ये सबसे बड़ा वॉल्यूम डे था। ओके, यानी इतने बड़े वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप, ये स्टॉक पे ये 14 साल की सबसे बड़ी वॉल्यूम है। थम्स डाउन, स्ट्रीट ने थम्स डाउन दिया है, बड़ा थम्स डाउन दिया है। तो ऐसा कोई थॉट मन में मत लेगा प्लीज। ओके, चलिए अगला सवाल यहाँ लेते हैं राहुल राठी जी का। ये मैंने देखा, ये काफ़ी सवाल पूछते हैं राहुल राठी, अच्छा है। टेक महिंद्रा सेल किया है इन्होंने 735.95 पे एक लॉट। कितने पे? 735.95 पे एक लॉट। मेरे ख्याल से फ्यूचर्स की उनकी पोजीशन होगी। सेल किया है इन्होंने। सर मंडे मॉर्निंग को खुलते ही कवर कर दीजिएगा प्लीज। मैं आज सुबह अपनी मॉर्निंग कमेंट्री बता रहा था सर कि आईटी इस वक्त इस बाजार की निफ्टी से मजबूत, निफ्टी बैंक से मजबूत, सबसे मजबूत कड़ी है। सबसे मजबूत कड़ी। अच्छा, एक ऐसा स्पेस जो कि बहुत स्ट्रांग होना, मैं कहता हूँ टेक्निकली उसके भी किसी वीक स्ट्रक्चर को भी मत सेल किया कीजिए। ओके, मान लीजिए उस सेक्टर में 10 कंपनियां हैं, 9 मजबूत हैं, एक कमजोर है, लेकिन खुदा के वास्ते उस एक को भी शॉर्ट ना करें। और रही बात टेक महिंद्रा की, ये किसी भी लिहाज से सर कमजोर नहीं है। मेरे को नहीं मालूम कि आपने क्या सोच के इसे शॉर्ट किया। मंडे मॉर्निंग को ये अपनी गलती जितनी सुधार लें आप उतना अच्छा है। एक बहुत बेहतरीन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने के बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अपने क्लस्टर से बाहर निकला है। पॉसिबली अगर माहौल कुछ ठीक ठाक रहा ना वरुण, तो ये 780, 785 ओके 2 से 3 सेशन में दिखाएगा। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, मतलब तेजी बहुत आने वाली है इसमें। हाँ, इसको कवर कर लीजिएगा, बहुत लॉस में नहीं है आप इसको। चलिए राहुल जी कवर कर लीजिए, इसको फायदे में रहेंगे। अच्छा, लक्ष्मीधर प्रधान निफ्टी का 11,000 का कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं, 2 लॉट 116 पे। ओके, एक सेकंड सर, मुझे वक्त लगेगा। तेजी में है ये निफ्टी के 11,000 का कॉल ऑप्शन। जी, इन्होंने ली है फरवरी की कॉल, इनफैक्ट 116 पे 2 लेके बैठे हैं, 2 लॉट। चलिए बात ऐसी कर रहे थे, एग्जैक्टली प्रीमियम मेरे स्क्रीन पे नहीं है अभी, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ। इन्होंने 11,000 की कॉल ली है। ओके, एग्जैक्टली इन्होंने क्या प्राइस बताया? 116। ये आ गया। हाँ, ये है राइट। देखिए सर, आपकी 116 की बाइंग है, इंट्राडे हाई इसका 180 है। मेरे को नहीं मालूम आपने 180 का प्राइस देखा था नहीं देखा था। अभी मैं बहुत सारे डेरिवेटिव एनालिस्ट से बात कर रहा था, खुद भी डेटा देख रहा था। आज की क्लोजिंग बुरी नहीं है, ठीक है। ओके, मैं आपको ये कहूँगा कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज का जो लो है इस कॉल ऑप्शन का, वो है 89। 89 के नीचे क्लोजिंग बेसिस फिर से सुन लीजिए, क्लोजिंग बेसिस पर इस ऑप्शन को नहीं रखना है। अच्छा, आपको ये 89 क्लोजिंग बेसिस पर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि इस महीने की 15 या 18 तारीख तक आपको इस कॉल को जब भी निफ्टी 10,840 के नीचे सेटल हो जाए, क्लोज हो जाए, नहीं रखना है। ओके, याद रखिए 10,840 से लेकर 11,000 का एक जोन है,
और उसके नीचे जो क्लस्टर खुलता है उस पर निफ्टी ट्रेड होता है 10,840 से 10,730 की रेंज में। 10,730 जब छुएगा तो उसके नीचे कौन सा जोन खुल जाएगा मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। टिल द टाइम यू आर ट्रेडिंग बिलो 11,000 बट अबव 10,840 तब तक होल्ड करिए इस ऑप्शन को, अदरवाइज नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद आप पैसा कमा के निकल जाएंगे इसमें, मेरी गट। ओके चलिए, अच्छा मतलब 11,000 ये देख रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट की स्टॉक्स के ऊपर भी अब सवाल आने लगे हैं। आज अच्छे खासे चले ये संजय रकोलिया DLF 300 शेयर लेके ये बैठे हैं। तो अब आज वो अनाउंसमेंट आया कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो है वो जो मियाद है टैक्स में बचत की जो बिल्डर्स को मिलती थी उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके चलते रियल एस्टेट स्टॉक चले। कितने में लिया इन्होंने? 300 रुपया, 300 शेयर है, बस 300 शेयर है इन्होंने कहा है, प्राइस नहीं दिया इन्होंने। अब इसमें ना वीरू एक बात है, लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा लिया, लेकिन मुझे याद है जब मैं DLF के मैनेजमेंट से बात कर रहा था तब हमने उनको पूछा था ये कि कितने साल के लिए बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ये 1 साल में कुछ नहीं होगा, आपको इसको 2-3 साल के लिए कम से कम बढ़ाइए, 2022-2024 तक के लिए कीजिए, तो शायद रियल एस्टेट कंपनीज को ज़्यादा फायदा हो बनस्पत 1 साल के लिए करने का। लेकिन चलिए 1 साल के लिए तो किया है कम से कम, वो थोड़ी बहुत राहत है, उसके चलते ये स्टॉक्स अब चले हैं। लेकिन क्या इनकी स्टोरी बदलती है इसके बाद? रियल एस्टेट की हालत तो ऐसी है। देखिए बात मैनेजमेंट की सही थी, गलत नहीं, ठीक है, लेकिन हर चीज चरणबद्ध तरीके से होती है। ये सरकार अपने इस आखिरी साल में यही कर सकती है, तो उन्होंने यही किया। ओके। दूसरी बात यह है कि DLF को आप पहली चीज ये देखिए टेक्निकल राउंड पे बहुत कमजोर है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक और तमगा इसके साथ जुड़ा हुआ है। सर प्लीज मेरी बात को सुनिएगा गौर से, और वो है बीइंग पॉलिटिकली सेंसिटिव, ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर आप लेके बैठे हैं तो देखिए मैं बात को और आगे नहीं ले जाऊंगा। देखिए आज से 2-3 रोज पहले इसका जब इनके CBI रेट की खबर आई थी तो उस दिन का इसका पैनिक लो था अप्रोक्सीमेटली 143। ओके। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 140 के नीचे DLF को मत रखिएगा। 140 को वॉलेट करने का मतलब है कि DLF और नीचे की तैयारी करेगा। अच्छा, तो 140 के नीचे आपको नहीं रखना है। बाकी जो आज बजट में सकारात्मक घोषणाएं हुई है सेक्टर के लिए, अगर वो अपना असर दिखाएंगे और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये स्टॉक 180, 165, 170 की रेंज में आए, प्लीज़ बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बहुत टिक कर पैसा कमाना DLF इस वक्त से याद रखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। IT देखिए, प्राइवेट बैंक्स देखिए, कंजम्पशन देखिए, कंजम्पशन की स्टोरी को देखिए, FMCG को देखिए, वहाँ पैसा बन रहा है। ओके, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। चलिए अब विदा लेते, काफ़ी सारे सवालों का जवाब हम दे चुके हैं। फ्राइडे है, वैसे आज बजट आ चुका है, अब कल छुट्टी है आप लोगों की, तो मज़े कीजिए क्योंकि बजट का काफ़ी डोज, हाँ हम दफ्तर आएंगे, है ना, और भी बजट की बारीकियाँ जो भी होंगी वो भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा मंडे को भी मिलेंगे, ग्लोबल मार्केट के हाल बताएंगे, और मंडे को मार्केट को कैसे ट्रेड करना है ये भी बताएंगे, और फिर से मंडे को इसी समय फेसबुक लाइव पे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैप्पी वीकेंड। नमस्कार।